प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का किया उद्घाटन। कहा, भारत पेरिस समझौते को समय से 9 साल पहले हासिल करने वाला G20 का पहला देश। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों में 1221 मिले सही। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा, 338 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र हुए हैं रद्द। और चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में चल रही इंस आउट एग्जीबिशन में पंजाब के ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने की शिरकत। कहा, ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देना समय की मांग, पंजाब देश में सबसे आगे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट 2024 का उद्घाटन किया है। सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, हाइड्रोजन ऊर्जा के संसाधनों को विकसित करने और निवेशकों को प्रोत्साहित करने की इस दिशा में यह सम्मेलन अहम है। दुनिया के 4 देश जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देश के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते उपयोग और उस पर आधारित एक प्रदर्शनी भी देखी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए भारत दुनिया को सौर ऊर्जा को लेकर प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ग्रीन फ्यूचर और नेट जीरो के लिए प्रतिबद्ध है। नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है, ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत के हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे। वहीं प्रधानमंत्री ने सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना देश को समर्पित की। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। योजना के तहत 75,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या समेत भारत के 17 शहरों को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भगवान राम की जन्मस्थली है और भगवान राम तो सूर्यवंशी थे। और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट को डेडलाइन से 9 साल पहले ही पूरा किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उम्मीदवार और सभी दलों के स्टार प्रचारक जनता के बीच जाकर समर्थन की अपील कर रहे हैं। इसी बीच बड़े नेताओं के बयान सियासी सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट के भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है। अनिल विज ने अपनी वरिष्ठता जताते हुए पार्टी से सीएम पद की मांग की है। अनिल विज ने दावा किया कि अगर सरकार और पार्टी ने उन्हें टॉप पोस्ट के लिए चुना है तो वे हरियाणा की तस्वीर बदल कर रख देंगे। 6 बार विधायक रह चुके विज इस बार अंबाला कैंट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। हालांकि पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि नायब सिंह सैनी ही भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा है। कल करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं हरियाणा में भाजपा के मुख्यमंत्री का चेहरा भी है।
उधर गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर से दोहराया कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 1559 उम्मीदवारों द्वारा दाखिल 1746 नामांकन पत्रों में से 1221 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। 338 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि पंचकूला में 22 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध पाई गई। अंबाला में 43, यमुनानगर में 45, कुरुक्षेत्र में 58, कैथल में 68, करनाल में 65 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी वैध पाई गई। इसी प्रकार से पानीपत जिले में 42 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध पाई गई। सोनीपत में 72, जींद में 85, फतेहाबाद में 46, सिरसा में 66, हिसार में 112, भिवानी में 69 और चरखी दादरी में 36 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध पाई गई। रोहतक में 60, झज्जर में 51, महेंद्रगढ़ में 46, रेवाड़ी में 42, गुरुग्राम में 62, नूह में 23, पलवल में 52 तथा फरीदाबाद में 56 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी तथा उसी दिन संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। मतदान 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 6:30 बजे तक निर्धारित है। पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रोजगार सृजन मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना समय की मांग है। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में पंजाब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। इस क्षेत्र में नए स्टार्टअप को आगे आना चाहिए। उन्हें बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। अमन अरोड़ा कल चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित 4 दिवसीय इंस आउट एग्जीबिशन के तीसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में पूंजी निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि नए स्टार्टअप की मदद के लिए पंजाब सरकार अपनी पॉलिसी में बदलाव करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बिजली उत्पादन के साधन सीमित होते जा रहे हैं और सौर ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके संरक्षण और सही इस्तेमाल के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। प्रदेश सरकार के प्रयासों से पंजाब में पराली जलाने के मामलों में भी 50% की कमी आई है। इस अवसर पर सुरक्षित भारत का निर्माण थीम पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल से काम करते हुए चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले के दूसरे आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल DGP गौरव यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुरागों के आधार पर दूसरे अपराधी विशाल मसीह पुत्र साबी मसीह निवासी गांव रायमल नजदीक ध्यानपुर थाना कोटली सूरत मलिया बटाला जिला गुरदासपुर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। DGP ने बताया कि अपराध को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी अमृतसर गए, जहां से दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। विशाल पहले जम्मू कश्मीर गया और वहां से दिल्ली चला गया, जहां पुलिस टीमों ने उसे पकड़ लिया। इस मामले की जांच के दौरान यह सामने आया है कि अमेरिका आधारित गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया ने घटना को अंजाम देने के लिए आरोपियों को विस्फोटक सामग्री, हथियार और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की और फिर किए गए वायदे के अनुसार उन्हें काम होने के बाद वित्तीय मदद देने से इनकार कर दिया। DGP ने इन देश विरोधी तत्वों द्वारा युवाओं को भ्रमित करने के तरीकों के बारे में बात करते हुए उनसे ऐसे आतंकवादियों से सतर्क रहने की अपील की है। पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 70% आबादी इसी पर निर्भर है। पिछले 10 साल में हरियाणा सरकार किसानों को किसी तरह का लाभ देने में पूरी तरह से विफल रही है। किसानों को फसलों का मुआवजा भी पूरा नहीं दिया गया, न ही उनकी कृषि योग्य भूमि को फसल बीमा योजना के दायरे में रखा गया। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों पर 250 से ज्यादा FIR दर्ज की गई है। बेरोजगारी में भी हरियाणा देश में सबसे ऊपर है। यहाँ 37.4% लोग बेरोजगार हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुना है।
1,80,000 से ज्यादा पद प्रदेश में खाली पड़े हैं। प्रदेश की सरकारी कॉलेजों में 7,896 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद हैं, जिनमें से 60% यानी कि 4,618 पद खाली है। यहाँ युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मात्र 15,000 रुपए की मासिक सैलरी पर नौकरी दी जा रही है। यही कारण है कि प्रदेश की युवा आबादी दूसरी जगहों पर पलायन कर रही है। The government of Haryana in the last 10 years has totally failed in providing agricultural credit to the farmers. Take the the PM Kisan scheme. The number of beneficiaries was 16.5 lakhs in 2019-20. It's fallen to 15.3 lakhs in 23-24. Why? उन्होंने कहा कि हरियाणा में उद्योग भी बंद होने के कगार पर हैं। कोविड के बाद 278 MSME बंद हो चुके हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर कृषि, रोजगार और उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उसमें सहयोग भी किया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर देश के विभिन्न भागों में आज ईद मिलाद उन नबी का त्योहार धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद महफिल और सीरत सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है। इस मौके पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिलाद उन नबी के अवसर पर देश के नागरिकों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बधाइयां दी है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर ने सभी लोगों को प्रेम और भाईचारे की भावना मजबूत करने के लिए प्रेरित किया तथा समाज में समानता और सद्भावना पर जोर दिया था। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखने तथा मानवता की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति ने लोगों से इस अवसर पर पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद उन नबी के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने आशा व्यक्त की है कि सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहेगी और चारों ओर खुशी और समृद्धि होगी। चंडीगढ़, मनीमाजरा और कई स्थानों पर ईद मिलाद उन नबी का त्योहार धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने कल अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह में पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ जनरल ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार और पूर्व सेना कमांडरों ने चंडी मंदिर में वीर स्मृति युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने पश्चिमी कमान की सभी रैंकों और परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए नाम, नमक और निशान के मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी कमान अपने पश्चिमी मोर्चे की सुरक्षा करना और भविष्य के किसी भी संघर्ष में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार संगठन के रूप में कमान राष्ट्र के निर्माण में अपने योगदान के साथ सशक्त भारत के सपने को साकार करने में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। जनरल कटियार ने बताया कि कमान की स्थापना 17 सितंबर 1947 को की गई थी। दिल्ली और पूर्वी पंजाब कमान का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया। विभाजन के दौरान स्थिति को देखते हुए एक ट्रेन में एक मोबाइल मुख्यालय रखने का निर्णय भी लिया गया था। यह अब तक संरक्षित है और चंडी मंदिर में एक संग्रहालय में खड़ा है। इस मौके पर उपस्थित पूर्व सेना कमांडरों ने अपने अनुभव भी उपस्थित लोगों से साझा किए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।